नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। देर न करते हुए एक एक प्रश्न जो है आपका एक एक कदम होगा आपकी मंजिल की तरफ लेकर के जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्य शामिल थे? 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित हुआ था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये प्रतिनिधि भारत के विभिन्न प्रांतों और समुदायों से आए थे। इस अधिवेशन का उद्देश्य भारतीयों के लिए राजनीतिक मंच को तैयार करना था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है? 13वां शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई थी, जिससे सम्राट अशोक अत्यंत प्रभावित हुए और उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया और धम्म की नीति को अपनाया। फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, पूरे प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। बख्तियार खिलजी किस विश्वविद्यालय के विनाश के लिए जिम्मेदार माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी ने 1193 में बिहार पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में नालंदा विश्वविद्यालय को भारी क्षति पहुंची थी, उसका विनाश हो गया। नालंदा उस समय बौद्ध शिक्षा, दर्शन, गणित और खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र कहा जाता था और इसके पुस्तकालय में इसने आग लगा दी थी। इस घटना से भारतीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा और बौद्ध शिक्षा के पतन में भी इसकी बहुत खराब भूमिका रही। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर। शालीमार बाग का निर्माण 1619 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया था। यह श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित है और यह मुगल उद्यान शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसकी संरचना में जल व्यवस्था और सीढ़ीदार जो बाग है वो विशेष आकर्षण का केंद्र है। शाहजहां ने इसके सौंदर्यकरण में भी योगदान दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बिना दुर्ग के शहर के रूप में जाना जाता है? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और यहाँ किसी भी प्रकार के दुर्ग या किले के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह स्थल मुख्यतः औद्योगिक और शिल्प उत्पादन का केंद्र था। यहाँ पर मनका का निर्माण, हड्डी उद्योग, हस्तशिल्प के प्रमाण मिले हैं। व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत प्रमुख माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है और यह कच्छ क्षेत्र में स्थित है। महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण के लिए बड़े बड़े टैंक और जलाशय बनाए गए थे। नगर नियोजन भी इसका बड़ा ही वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित था। इसी कारण यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम के पात्र अग्निमित्र किस वंश से संबंधित थे? शुंग वंश। अग्निमित्र शुंग वंश के शासक थे और पुष्यमित्र शुंग के ये पुत्र थे। कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में उनका उल्लेख किया है। यह नाटक जो है शुंगकालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के बाद उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रमुख वंश था। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान नाटककार माने जाते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे और उनकी रचनाएं जो है काव्य सौंदर्य और भावनात्मक गहराई के लिए प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और उनकी तुलना अंग्रेजी के नाटककार शेक्सपियर से की जाती है। यही कारण है कि उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ और लाहौर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने किया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी।
फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपकी टीचर की आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक लाइक हमें जरूर दें कमेंट बॉक्स में इमोजी के थ्रू, क्योंकि आप जेनजी हैं। इमोजी के थ्रू मुझे बताइए कि आपको वीडियो किस प्रकार की लग रही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इसमें पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम जो है, ये तीनों के तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, लेकिन पद्मावती नाम की कोई भी इनकी रचना का उल्लेख नहीं मिलता है। उनके द्वारा लिखी गई कोई स्वतंत्र रचना इस तरह की नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी। भाखड़ा नांगल बांध भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है और यह सतलज नदी पर निर्मित है। इससे सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति होती है और यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान इन तीन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आधुनिक भारत की बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक माना जाता है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह चिनाब नदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार आया हुआ है। यह रन ऑफ द रिवर प्रकार की परियोजना है। इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, जल संसाधन उपयोग है और यह क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजना है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है और यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। यहाँ कई क्षेत्रों में वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। यही कारण है कि ठंडी समुद्री धारा और पर्वतीय अवरोध है। यह पृथ्वी के सबसे कठोर जलवायु क्षेत्रों में से एक है। भारत का कौन सा जैव मंडल क्षेत्र पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच संक्रमण क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व। नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व जो है, ये भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण और पहला मान्यता प्राप्त जैव मंडल रिजर्व है, जिसको यूनेस्को द्वारा 1986 में शामिल किया गया था। यह पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित एक संक्रमण क्षेत्र है और इसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के वन क्षेत्र शामिल होते हैं। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, शोला वन, घास भूमि पारिस्थितिकी के तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हाथी, बाघ और गौर जैसी कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश का नेल्लूर जिला किस आध्यात्मिक खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लूर जिला जो है, ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेल्लूर जिला आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख खनिज संसाधन क्षेत्र है और यहाँ विशेष रूप से अब्रक का उत्पादन किया जाता है। ये एक आध्यात्मिक खनिज है और अब्रक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है अब्रक का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में ज्यादा इस्तेमाल है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि भारत विश्व के प्रमुख अब्रक उत्पादक देशों में से एक है। चलिए, जनसंख्या को छोड़कर किसी में तो हम नंबर 1 पर हैं और आंध्र प्रदेश में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर अंतरराज्यीय पाइपलाइन किस पदार्थ के परिवहन के लिए डिजाइन की गई है? तो ये प्राकृतिक गैस के लिए डिजाइन की गई है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है, भारत की प्रमुख अंतरराज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है और इसका निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा किया गया है। यह पाइपलाइन गुजरात में हजीरा जगह है, वहां से शुरू होकर मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आंशिक मार्ग है, थोड़ा सा है उसमें, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। इसका उद्देश्य क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्रों, उर्वरक संयंत्रों और बिजली उत्पादन की इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के आर्थिक और तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, ये भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है और इसकी स्थापना सोवियत संघ के आर्थिक और तकनीकी सहयोग के द्वारा हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया था और यह कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और देश के औद्योगिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य की किरणों के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3।
सूर्य के किरणों के आधार पर पृथ्वी को ताप कटिबंधों या हीट जोन्स में डिवाइड किया जाता है। ये विभाजन सूर्य के किरणों के कोण और तीव्रता पर आधारित होता है। पृथ्वी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। ये तीनों क्षेत्र पृथ्वी की जलवायु और मौसम को प्रभावित करते हैं। गुहा मंदिरों में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? गुहा का मतलब होता है गुफा। तो गुफा मंदिरों में ये कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है और एलोरा जो गुफा समूह है उसी का एक ये पार्ट है। यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के काल में निर्मित एक अद्भुत एकाश्म मंदिर है और इसके ऊपर से नीचे की ओर तराश कर एक ही चट्टान के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसको एकाश्म मंदिर कहते हैं। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है, सूचीबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है? महरौली अभिलेख। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित एक लौह स्तंभ है जो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है और इस स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय या उनको विक्रमादित्य के नाम से भी संबोधित किया जाता था अभिलेख अंकित है और यह गुप्तकालीन शासक की विजय उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसकी विशेषता यह है कि हजारों वर्षों के बाद भी आज भी इसमें जंग नहीं लगा है। यह प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से देखा और पढ़ा और समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी थी? फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दीजिए, इससे आपका जो आत्मविश्वास है और बढ़ता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हाँ, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।